नाजरीन, अभी हम बड़े हॉट टॉपिक्स अभी डिस्कस हो रहे थे और चिट चैट चल रही थी हमारी। हम डिस्कस कर रहे थे, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त जो है हमारे साथ एक, आपको पता है कि एक्सेस सेक्टर है। ऑलमोस्ट एवरीबडी, स्पेशली जो मिडिल तबका है हमारा या बी क्लास है, वो एक उनके पास एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है और वो सेक्टर होता है रियल एस्टेट। लोग जो है किस्तों पे प्लॉट लेते हैं, फाइलें लेते हैं और एक इकोनॉमी का एक पहिया चलता है, जैसे ये वाला सेक्टर एक्टिव होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से बाकी मुल्क के दूसरे सेक्टर्स की तरह ये वाला सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आप ये कह सकते हैं कि ये सेक्टर ठप हो गया है और उसकी वजह से तकरीबन जो इसके साथ जुड़ी हुई 52 और इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मुतासर हो रही हैं और जो मुल्क की इकॉनमी का पहिया है वो हमें थोड़ा सा स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इकॉनमी जो है वो 6% पे ग्रो कर रही थी, वो 2.5 पे है और उसके अंदर ये जो सेक्टर है इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। हम इसके ऊपर बात करेंगे और लोगों की मुश्किलात कब तक इस सेक्टर के साथ जुड़ी रहेंगी, उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट हैं और एक बड़ी सोसाइटी के मालिक भी हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि वो एक टाइकून है रियल एस्टेट के। उनसे हम पूछेंगे कि ये जो इस वक्त मामलात हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, वो कब तक जो है वो रिजॉल्व होंगे और हुकूमती पॉलिसियाँ उनको रिलीफ क्यों नहीं दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जैसा कि मैंने आपने अभी इंट्रो में बताया है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आप हमें बताइए, हमारे नाजरीन को बताइए कि जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, खरबों रुपया लोगों का इस सेक्टर के अंदर जो है वो लगा हुआ है और इस वक्त कहा जा रहा है कि वो डूब गया है, तो आपके ख्याल में ये सेक्टर जो है दोबारा से कब तक पिक कर सकता है और जो लोगों का खरबों रुपया डूबा हुआ है उनके लिए कोई अच्छी खबर है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज जो है वो ये पिक किया है। नॉर्मली जो है टीवी शोज पे अगर हम देखते हैं तो इस सेंसिटिव टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं होती, हम इररिलेवेंट गुफ्तगू बहुत करते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस के हवाले से और एक ऐसा पाकिस्तान का बिजनेस सेक्टर है जिसके साथ अगर आप देखें तो 40 के करीब आपकी जो इंडस्ट्री है वो इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। लेकिन इस टाइम पे गुज़श्ता 2 साल से जब इंटरेस्ट रेट 22% से या 15% पे आ गया है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ठप हुई हुई है। आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल दे देता हूँ कि अभी आप देख लें कि आपका जो सीमेंट की प्राइसेस है, आपकी सरिये की प्राइसेस है, एक आम शख्स जिसने 5 मरले का प्लॉट लिया हुआ था आज से 2 से 3 साल पहले, वो अब उस पर घर नहीं बना सकता। लाहौर शहर की हम बात करते हैं तो इस टाइम जो 5 मरले के घर की प्राइस है वो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी शख्स की 10 लाख रुपया महाना तनख्वाह भी है तो वो फिर भी वो भी घर नहीं बना सकता 5 मरले का। और बदकिस्मती से हमने अपार्टमेंट कल्चर को जो है फरोग नहीं होने दिया। हमने जो अपनी पॉलिसी थी तो वो बजाय इसके कि ऑन ग्राउंड देखते हुए वो बनाई जाती। इसमें हमारा खास तौर पे हमारी इंडस्ट्री के, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो डेवलपर्स माफिया है वो एक बहुत बड़ा माफिया इसमें इन्वॉल्व रहा है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब रियल एस्टेट की अथॉरिटी बनाने की कोशिश की, इतनी बनी जो कि जीडीपी का ऑलमोस्ट 6% है रियल एस्टेट की, तो जब इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की तो उसकी सबसे बड़ी जो मुखालफत थी वो रियल एस्टेट डेवलपर्स नहीं की और उन्होंने वो अथॉरिटी नहीं बनने दी। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डेवलपर्स का माफिया का सरगर्म होना जो कि इसके तबाही का मौजब बने हैं। और अगर आप देखते हैं कि अभी मौजूदा 15% पे आने के बाद इंडस्ट्री दोबारा उठ सकेगी नहीं, तो जब तक आप ये अली साहब बिल्कुल ओपनली आपको बता रहा हूँ कि लोगों को अभी भी उम्मीद है कि शायद थोड़ी सी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेहतर हो, लेकिन जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं आएगा तब तक इंडस्ट्री रियल एस्टेट चलने के बहुत कम चांसेस है। मैं आपको एक छोटी सी उसकी मिसाल से वाजे कर देता हूँ। अगर आज के दिन मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैं उसका कोई प्लॉट ले लेता हूँ तो साल बाद वो 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 15 या 20 लाख का नहीं होगा। लेकिन अगर वो 1 करोड़ रुपया मैं बैंक में रख रहा हूँ तो मुझे 10 से 12 लाख उसमें मुनाफा मिल रहा है, जो कि मैं ज्यादा सिक्योर फील करता हूँ। और दूसरा इस पे जो कहते हैं कि इसमें जो आखिरी कील ठोका है वो भी हम लोगों ने ही इसमें ठोका है, हमारे ही हरकत है कि इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हजारों लाखों की तादाद में ओवर सेलिंग, जिसने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस, हमारे जो पाकिस्तानी लोकल इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल शेक कर दिया है, जिसकी वजह से ना ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छा, इसमें अजीम जिसने जो साहब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरसीज़ की बात हम कर रहे हैं,
ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ जो कब्ज़ा माफिया है वो भी एक एक्टिव रहता है, उसके खिलाफ हुकूमत कोई एक्टिविटी नहीं करती है उस तरह से। लेकिन उससे पहले जो अभी हुकूमत ने एक इकदाम किया है कि इंटरेस्ट रेट को, पहले आपको पता है 22% था उस वक्त, तो हालात बहुत ज़्यादा वर्स से फॉर बिजनेस, लेकिन अब जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करके 15% पे आ गया है। तो अब हालात को आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी आने की तवक्का है अभी इमीडिएटली, अगर 1-2 माह के अंदर। अच्छा, ये सब इसमें जो है आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे कर दिया जाए, लेकिन हमें ना ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने इस टाइम, आप सबको मालूम है कि इस टाइम पाकिस्तान में परसेप्शन यही थी कि 2% तक इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लिया और 2.5% तक कम किया, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। हम ये भी नहीं कह सकते कि कल 15% से गवर्नमेंट डायरेक्ट 9% कर दे, ये डिजास्टर होगा और ये इतना बड़ा होगा कि दोबारा रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। यही हरकत तुर्की ने की थी और वो आज तक दोबारा इस पे नहीं उठ सका। आप अर्जेंटाइन को देख लें, वहां पे इस टाइम 135% तक इन्फ्लेशन जा चुकी थी। तो यकदम सेम उठ के या कल जो है वो 15% हम 9% कर दें, इकोनॉमी बिल्कुल डेड हो जाएगी। गवर्नमेंट का जो स्टेप है 22% से 15 पे हल्का हल्का स्टेप बाय स्टेप लेके आना, ये एक अच्छा इकदाम है। इसको हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि नेगेटिव है, लेकिन इसमें जो टैक्सेस है और जो प्राइसेस है, आप सीमेंट की प्राइसेस देखें और सरिये की प्राइसेस देखें, ये वो फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है। हम ये नहीं कहते कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% से 9 पे कर दे, लेकिन सीमेंट की बोली 550 से जो 1650 पे चले गई है। सरिया जो है इस टाइम वो 250 से 275 के करीब पे सरिया जा चुका हुआ है। बाकी जो प्राइसेस हैं आपके सारी की सारी वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं लोगों से। लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और बदकिस्मती से बैंकों से जब ये पैसा निकलेगा, कुछ लोगों के लिए बदकिस्मती है, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि ये पैसा 90% से ज्यादा रियल स्टेट में ही आना है। या तो कोई इसकी इंडस्ट्री लगती तो इकोनॉमी को भी बेहतर होता, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जब आपका 12 और 10 के करीब आएगा, ये पैसा रियल स्टेट में ही अजीम इंजेक्ट साहब, होना है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे नाजरीन है, जो छोटा इन्वेस्टर है जिसने फाइल ली हुई है आपसे या जिन्होंने प्लॉट लिया हुआ है, उनके लिए कोई अच्छी खबर है अगले 1-2 माह में, वो बताइएगा प्लीज़। अगले क्वार्टर जब ये 15% से दोबारा कम होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी जो है वो चलेगी, रियल एस्टेट चलेगी और रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप कहेंगे 15% के ऊपर आके रियल एस्टेट की बेहतरी की उम्मीद है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी नहीं आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 15% से इस दफा 2% कम होने के चांसेस नहीं होंगे, इस दफा 1% कम होने के चांसेस होंगे, जो कि 14% तक आएगी। तो उसके बाद जो रियल एस्टेट आहिस्ता आहिस्ता पैसा रियल एस्टेट में आने के चांसेस है। एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ, और आपका जो सवाल का डायरेक्ट आंसर अगर आप चाहते हैं तो साहब, उसमें ये है कि रियल एस्टेट अब आहिस्ता आहिस्ता इसका ग्राफ ऊपर को ही है। और जिस तरह स्टॉक मार्केट 22,000 से 90,000 पे चली गई थी, एक चीज मैं फॉर श्योर आपको मैं ओपनली बता रहा हूं कि दिस इज द वर्स्ट टाइम ऑफ सेलिंग एंड बेस्ट टाइम ऑफ बाइंग। आज की तारीख में आप कह लें कि यार आज जो है नवंबर 2024 में जो रियल एस्टेट की प्राइस है, ये प्राइस पाकिस्तान की तारीख में दोबारा कभी नहीं होगी। जिस शख्स आज इन्वेस्ट जो कर लेगा, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट गेन करेगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद, क्योंकि डेफिनेटली इतना ज्यादा जो इसका नीचे दब चुकी है, ये अपनी जो ग्राउंड वैल्यू से भी नीचे जा चुकी है, इसने ऊपर जाना ही जाना है। अगले 6 माह बाद आप देखिएगा, 6 माह मुश्किल जरूर है, क्योंकि उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज भी आनी है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी भी आ रही है, जिसमें इकोनॉमी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, करंट अकाउंट डेफिसिट कह ले, सारी चीजों को अगर आप साथ देखते हैं तो अगले 6 माह बाद आपकी रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये आपके हाथ नहीं आना, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा, बहुत एक और चीज़ अजीम साहब, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ बड़ी अहम चीज़ जुड़ी हुई है, वो है हमारी माहौलियात। क्योंकि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो माहौलियात के जो बेसिक है उसके ऊपर भी आप गौर नहीं करती हैं, ना वो दरख्त लगाते हैं उस तरह से जितने वो कंक्रीट से भर देती हैं अपनी सोसाइटीज़ को, मगर दरख्तों से नहीं भरते हैं उसके। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपका कमेंट चाहूँगा इसके ऊपर कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए आपका क्या मशवरा है और आप इसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, जो आपका अपना प्रोजेक्ट है। इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो हर साल तकरीबन 28 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है वो काट दिया जाता है, तकरीबन 40 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इसके नतीजे में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है फेंकी जा रही है, जो हमारे जो माहौलियात है, जो हमारे वेदर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रही है। तो आप जिस तरह से एक आप बात कर रहे थे अभी, जो फ्लैट्स की बात कर रहे थे, वर्टिकल रिहाइश की बात कर रहे थे, तो ये जो वर्टिकल रिहाइशिंग होती जो रिहाइश है उसके साथ वर्टिकल जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता और दरख्त क्यों नहीं लगाए जाते हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर?
अच्छा अली साहब, आपका बड़ा अच्छा बहुत वैलिड पॉइंट है। और बदकिस्मती के साथ इस टाइम हम दुनिया के सबसे गंदे तरीन शहर में बैठे हुए हैं, इसमें 800 AQI हो चुका हुआ है। और इसकी एक बड़ी वजह हम लोग खुद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखें। अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में देखें तो हम अपनी मिसाल ही ले लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में वी आर द ओनली वन जिसने LDA के साथ मिलके, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट का अदारा, उसके साथ मिलके पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने किया अर्बन फार्मिंग का, जिसकी साइट आज भी हमारे हाउसिंग साइट पे मौजूद है, जिसका हमें बड़ा एजाज़ है कि हमने ये प्रोजेक्ट किया। हमें था कि शायद और लोग भी हमें फॉलो करें, लेकिन किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट ये नहीं किया। हम अगर अपनी बात करें तो हमने तो 65% एरिया जो है वो ओपन दिया हुआ है। हमने 1 किलोमीटर का अर्बन फॉरेस्ट जो है वो ओपन बना के दिया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 12-12 फुट तक हमारे दरख्त हो चुकी है। 1 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान का पहला 30 फुट चौड़ा हमने अर्बन फॉरेस्ट बनाया है। हम तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए अब बस हो गई है, कुदरत के साथ और कितना खेलना है। हमने ज़मीनों को ख़त्म करते जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं। अब तो हम आंसू गैस के धुएं में हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई हमारी नाअहली है और हमारी सुस्ती है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पैसे से प्यार और पैसे से इश्क हो चुका हुआ है। हम इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आप देखें हमारे जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बेतहाशा लैंड ऐसी होती है जो कि कई की 20-20, 25-25, 30-30 साल खाली होती है, वहाँ पे प्लांटेशन हो सकती है। अब इसी तवज्जुह से मैं आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के वैसे एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। आपको शायद लगेगा कि मैं खुद अपने खिलाफ ही बात कर रहा हूँ। सर, आपको अगर अंदाजा हो तो लाहौर के मास्टर प्लान में एक छोटी सी शिक थी कि जो हाउसिंग, जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स है उसमें जो रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया है उसके 20% जो एरिया है उसका 10% आपने लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स बना के देने हैं। रेजिडेंशियल एरिया के 10% में आपने लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स बना के देने हैं, जो कि लाहौर के जो हाउसिंग की ज़रूरियात है उसका एक हल भी था। और ये जो हमारी इस टाइम पे ज़मीन हम ज़ाया कर रहे हैं और ये आलूदगी बन रही है, इसका भी एक हल था। लेकिन हमारे ही बिल्डर्स माफिया ने, डेवलपर्स माफिया से LDA के साथ मिलकर उसमें एंड का वर्ड चेंज करा के और कर दिया, और वो अब 5 मरले 3 मरले के प्लॉट्स बनते जा रहे हैं। ये प्रीवियस गवर्नमेंट में ये हुआ था, और जब प्रीवियस गवर्नमेंट में ये, उसके बाद से हम लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स नहीं बन पा रहे, जो कि अब इस शहर के इस माहौल की जरूरत है। और अगर हमने लाहौर को आलूदगी से बचाना है तो हमें जो लाहौर के मुल्का एरियाज है उनके अंदर भी वो सहूलियत फराहम करनी पड़ेगी। इस टाइम रायमंड रोड पे आप देख लें, तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल्स हैं। हर यूनिवर्सिटी में 30 से 35 हजार स्टूडेंट बाहर के शहरों से आके पढ़ने आ रहे हैं। सिर्फ रायमंड रोड की बात करो, पूरे लाहौर की बात नहीं कर रहा। इन लाखों लोगों ने लाहौर में ही बाद में सेटल होना है। आपके साथ कसूर है, उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। आपके साथ शेखुपुरा है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। आपके साथ जो बाकी है सियालकोट को देख ले, नारोवाल में तो फिर चले अच्छा हुआ कुछ यूनिवर्सिटीज बन गई है, लेकिन हमारे साथ जितने मुल्क का शहर है हमने वहां पे बिल्कुल नहीं सोचा हुआ। सर आपने ये बिल्कुल जो सही लोग निशानदेही की कि हमारे जो अर्बन आपकी जो हमारा हुकूमतों का जो फोकस है वो मेट्रोज पर है, ताकि वो उसको शोकेस करें और फिर अगले इलेक्शन में जाके वो बात बताएं कि हमने यहाँ पे ये कर दिया है। और जो मुजाफाती एरिया हैं या रिमोट सिटीज़ हैं वहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटी है ना हॉस्पिटल है। वहाँ पे अगर मैं 600 किलोमीटर दूर सादिकाबाद की बात करता हूँ तो वहाँ से अगर किसी को इलाज करवाना है तो उसे कहते हैं लाहौर ले जाओ, पढ़ना है तो लाहौर ले जाओ। सेम जो सराउंडिंग के सिटीज़ हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोबारा आपको जहमत देंगे ज़रूर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो आपने हमारे साथ शेयर की। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अशरफ साहब। सोहेल अशरफ साहब, अभी बताइएगा हमें कि एक और जो आइनी तरमीमी एक्ट है उसके ऊपर जो है हुकूमत जो है अब पेशरफ्त करना चाह रही है और एक माहौल साजी का काम जो है शुरू हो गया है। और उसके ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दागा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ मिसिंग पर्सनस का इशू है, अगर ये इस्दादे दहशतगर्दी वाला एक्ट हम ले आते हैं तो वो जुज़वी तौर पर हल हो जाएगा। एक्चुअल में अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि वो इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मिसिंग पर्सनस होते हैं ये हमारे अदारों की तरफ से ही होते हैं। बेसिकली वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर और ये कह रहे हैं कि जब ये लीगल हो जाएगा तो फिर जो है वो मिसिंग पर्सन का जो मसला है वो हल हो जाएगा। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप अपना काइंडली इसके ऊपर नुक्ता नज़र दीजिएगा। एक तो मैं दोबारा से आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा एहतियात किया करें। बयान दागा है उन्होंने या नहीं दागा ये तो अगली बात है, और जो आप बात कर रहे हैं असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का मसला है वो बहुत ही संगीन मसला है।
बहुत ही एक सीवियर प्रॉब्लम है। और यहाँ पे होता ये है कि कोई भी बंदा किसी भी तफ्तीश के लिए भी उसको लेकर जाया जाता है या कोई बात की जाती है तो वो फ़ौरन जो हमारे यहाँ पे है ना इंसानी हकूक़ की तंजीमें और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं और इस तरह के जो लोग हैं वो फौरी तौर पर उसके ऊपर शोर डालना शुरू कर देते हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम इसको जो लीगल कवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको अगर हम एक लीगली उनको राइट दे देंगे कि वो लीगली किसी भी बंदे को अगर डिटेन करते हैं, पकड़ते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि ये हमारे पास है, तो फिर उसके बाद उनके पास ये जवाज़ नहीं रहेगा कि ये मिसिंग पर्सन है। अब सिंपल सी बात ये है, बाकी आप जो चाहे आपका हुस्ने क्रिसमस साज करें, आप जिस तरह से चाहते हैं वो उनको बता दें ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक इसको बना करें। वो चीज़ जो बाकी जो आपको पता है जो हमारे मुल्क के बड़े सियासतदान रहनुमा हैं वो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं। मियां रज़ा रब्बानी साहब जो है आपको पता है एक डेमोक्रेट है और वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान का कल बयान मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो कह रहे थे कि अगर ये आईनी तरमीमी एक्ट पास होता है तो ऐसी होगा जैसे मार्शल लॉ लग गया है। तो हम बेसिकली जो अवाम की नब्ज़ होती है, हमारा हाथ होता है उसके ऊपर, हम अपने जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी बातों से इंगेज करके उनसे जानते हैं कि एक्चुअल में इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इंसानी तौर पर ये काबिल कबूल नहीं होता अशरफ साहब कहीं पे भी कि आप किसी बंदे को उठा लें, तौर पर काबिल कबूल नहीं होता, लेकिन सोसाइटी को देखना पड़ता है सर। आप ऐसे ना करें। देखिए आप इसमें यूएसए में नहीं बैठे हुए, आप मुझे एक बात बताइए, इंग्लैंड में बैठे, आप मुझे पाकिस्तान में। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे एक एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है वो लाया गया था। इससे पहले भी आपको पता है दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती हैं। यहाँ पर एक वकील वो गाड़ी पे एहतजाज करता है कि आपने प्रोटोकॉल लगाया हुआ है, उसके ऊपर दहशतगर्दी लगा दी जाती है। एक बंदा जो है वो आवाज बुलंद करता है कि मेरे हकूक मुझे दिए जाएं, उसके ऊपर दहशतगर्दी की एक्ट लगा दी जाती है। मैंने इसलिए कहा ना कि आप अपना बयानिया दे दें ताकि वो उसके मुताबिक अमल करें। प्रॉब्लम ये है कि हम मिसयूज करते हैं ऐसे कानून का, इसीलिए ऐसे कानून को काले कानून कहा जाता है कि इसके ऊपर पूछगछ नहीं होगी। अभी तो फिर भी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं जब वो आवाज़ उठाती हैं तो बंदा कहीं ना कहीं से जो है मिल जाता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बलूचिस्तान में लोगों को उन्होंने चुन चुन के मारा, उस पर तो नहीं बोली कोई। देखिए उस पर क्यों नहीं बोली इंसानी हकूक़ की तंजीम? ये बात करते हैं यार, आप अपना बयानिया दे दें, मैं खामोश हूँ ताकि आपका जो दिल की भड़ास है ना वो निकाल लें एक दफा। नहीं आप करें, देखिए मैं खामोश। बात ये है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे चुन चुन के उन्होंने मार दिया उनको। आप इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कैसे मारा है तो इसको भी मारने का है, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट। कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अगर वहां पे वो गलत कर रहे हैं, कंपैरिजन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। देखिए वो आपका नुक्ता नजर है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हम कंपैरिजन जो कर सकते हैं वो कैसे, आप आवाज उठाइए कि वहां पे उनको आवाज उठानी चाहिए, मैं आपसे कहूंगा कि हमको जो कहना चाहते हैं वो ठीक है। तो उसमें कोई मैं खामोश हूं। नहीं, उसमें देखिए आप नाराज हो गए हैं मुझसे। मैं बिल्कुल आपके ओवरऑल एटीट्यूड से मैं जिसे कहा जा सकता है कि मैं तो ऑनलाइन ये बात कर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने एक आज एक अहम नुक्ता जो है उसकी तरफ आपने नहीं, पहले आप उसको अपना, नहीं मैं किसी नुक्ते पर बात नहीं करूंगा, आप अपना अब दूसरे नुक्ते की बात कर रहा हूं जो आपका पसंदीदा नुक्ता है जो इस वक्त निजकारी हो रही है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर क्या आपकी राय है? उसके ऊपर मेरी राय ये है बकौल आपके कि लूटमार होनी है, ठीक है, बकौल मेरे आपने मेरा कोई नुक्ता नजर नहीं भाई, आप अपना नुक्ता नजर उस पर भी बना तबसरा कर लें। देखिए वो आप अपना बताएं, मैं अपना बता दूंगा। मैं नहीं बताया, मैं इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि जिसे कहा जा सकता है जब लॉजिकल चीजों के ऊपर बात ना हो रही हो तो फिर बात नहीं होनी चाहिए। नहीं लॉजिकल, देखिए मैं आपकी लॉजिक के साथ तो नहीं चल सकता। आपकी लॉजिक है, मेरी लॉजिक के साथ आपको अगर इख्तिलाफ है, किसी के साथ अगर इख्तिलाफ है, बात करेंगे, आपका इख्तिलाफ है, अगर क्या लॉजिकल आपका अगर इख्तिलाफ है तो आप फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। इंसान की एक रिस्पेक्ट है, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, एक रिस्पेक्ट है जी जी, और हर बंदे की एक रिस्पेक्ट है, उसको तो कम से कम चैलेंज ना करें। नहीं वो तो कोई चैलेंज कर नहीं रहा है, जिसे कहते हैं घनौने किरदार से और फिर बयान दागने तक चले जाते हैं। देखिए बयान दागना जो है ये गलत बात है, बयान दागना आप सुन लीजिएगा बाद में। नहीं मैंने सुना हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा वो सुन लीजिएगा। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और वक्त का। यहाँ पर हमारे जो शो का आज का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल हम दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, और आपके सामने उसका तजिया पेश करेंगे। फैसला आपने करना है कि क्या दुरुस्त है और क्या जो है उसके अंदर गलत है, और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए और हमें बताया कीजिए कि जो आपके इश्यूज़ हैं ताकि हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें और आपकी आवाज़ बने। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।